Hello guys, welcome to Study IQ. So today we are going to move to the next topic, that is lecture number 5. Lecture number 5 में we are going to see the arrival of French as well as Danes. French as well as Danes are concerned, then ये भी basically यूरोप की काफ़ी important entities रही है. Danish people are not that important, but फिर भी French तो बहुत ही ज़्यादा important है. And फिर ultimately French, British, these two were the entities who had fought for the capture of India. ये हमने पहले भी देखा था, इसके ऊपर later on एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के ऊपर बात भी करेंगे, विच विल बी टुमारोज लेक्चर इटसेल्फ. बट फ्रेंच एज वेल एज डेन्स बेसिकली डैनिश पीपल भी है. दिस पीपल बिलोंग टू डेनमार्क. तो डेनमार्क नाम की एक कंट्री है यूरोप में, तो वहाँ से ये लोग आते थे. तो फ्रेंच एज वेल एज डेन्स ये भी इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंपनीज इंडिया में रही है. मैंने आपको ये पहले भी क्रोनोलॉजी समझाई थी कि पोर्तुगीज वर द फर्स्ट पीपल टू अराइव इन आवर कंट्री. डच बाय एंड लास्ट सेकेंड ही रहे हैं. तीसरी एंटिटी वॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. फोर्थ एंटिटी वॉज डैनिश पीपल. Danish people arrived in our country in 1616 itself. 1616 में इनकी कंपनी बनी एंड उसी ईयर में ये इंडिया में आ भी चुके थे. एंड लास्ट टू अराइव इन आवर कंट्री वेर फ्रेंच पीपल, जो 1664 में इंडिया में आए. तो ये जो पांचों इंपॉर्टेंट कंपनीज है, इनके ऊपर हम लोगों को बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए. जैसे यूपीएससी ने बैक टू बैक पोर्तुगीज लोगों के ऊपर अब 2 सवाल पूछ लिए थे. जैसे इस बार का बहादुर शाह वाला क्वेश्चन था, एंड 1-2 साल पहले कौन सी कमोडिटीज पोर्तुगीज के टाइम पे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, वो वाला क्वेश्चन था. तो दैट्स वाई फिर बाकी की कंपनीज भी इंपॉर्टेंट है. यहाँ से आजकल थोड़ा सा सवाल आ सकता है. दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस लेक्चर्स. एंड फिर ये शुरू भी हमने यही एंगल से किया था कि अल्टीमेटली वी हैव टू सी कि व्हाई ओनली ब्रिटिशर्स बिकेम विक्टोरियस इन आवर कंट्री. ब्रिटिशर्स को छोड़ के और कोई भी एंटिटी जो है जो इंडिया में थी वो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं बन पाई, अंडर आफ्टर विक्टोरियस क्यों नहीं बन पाई. इसमें हमने देखा था कि पोर्तुगीज जो है दे डिड नॉट बिकम सिग्निफिकेंट इन आवर कंट्री बिकॉज उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी. एंड ब्लू वाटर पॉलिसी के अंडर दे वर इंटरेस्टेड इन द इंडियन ओशन. एंड अगर हम लोग बात करते हैं कि इवन डच पीपल, देन डच पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन इंडोनेशिया. उन्होंने अपना इंटेंशन अर्लीस्ट लेवल पे 1667 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्वे भी किया था. एंड फिर कंसिक्वेंट एग्रीमेंट्स वर साइन बिटवीन ब्रिटिश होम गवर्नमेंट एंड डच कंट्री कि इंडिया विल रिमेन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटेन एंड इंडोनेशिया जो है वो किसके पास जाएगा, डच के पास जाएगा. एंड दैट्स व्हाई इवन डच पीपल कुड नॉट बिकम सिग्निफिकेंट इन आवर कंट्री. अल्टीमेटली बैटल ऑफ चिंसुरा बेदारा में हारने के बाद जो है उन्होंने अपनी सेटलमेंट जो इंडिया में एक तो बंद कर दिया, फिर ब्रिटिशर्स को बेल दिया और इंडिया से चले गए. देयर आफ्टर द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्री जो है वो ऑब्वियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिनका बैकग्राउंड हमने देख लिया. ऑब्वियसली सारे के सारे आगे के लेक्चर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ही जाने वाले हैं, तो उनके ऊपर तो इलेबोरेटली बातें कर ही लेंगे. Thereafter next important is basically Danes and thereafter French. तो हमको देखना पड़ेगा कि Danes का क्या हुआ एंड फ्रेंच का क्या हुआ. तो यही आज हम लोग देखेंगे कि इनिशियल लेवल पे फ्रेंच इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया का प्रेजेंस कैसे बढ़ाया, इंडिया में नेटिव रूलर्स के साथ इनके कैसे रिलेशन थे. एंड thereafter फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका फॉरेन मतलब फ्रांस से रेगुलेशन कैसे चलता था, एंड इंडिजीनियस मतलब इंडिया से रेगुलेशन कैसे चलता था. जो बेसिक डाटा हम लोगों ने जो हर एक फैक्ट्री के लिए देखा है वो बेसिकली फ्रेंच के लिए भी हम लोगों को कवर अप करना है. एंड सेम विल बी देयर फॉर डांस. तो डांस के लिए तो इतनी इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, बट फिर भी इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है दैट वी आर गोइंग टू सी. एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द रैशनैलिटी की मैं ये वाला जो सीरीज है कोई बुक से रिलेटेड क्यों नहीं कर रहा हूँ. तो दैट्स द ओनली पीपीटी यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. एंड अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है विच यू वांट टू आस्क मी डायरेक्टली, देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल. बट इंस्टाग्राम पे यूजुअली थोड़ा सा लेट होता है रिप्लाई करने के लिए, 7-8 दिन जाएंगे. बहुत सारे मैसेजेस आते हैं डेली बेसिस पे एंड आई डू नॉट रिप्लाई ऑन अ डेली बेसिस. थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, बट फिर भी मैसेज करके रख लेना, जो भी डाउट रहेगा आई विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट. तो टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ऑफ फ्रेंच एंड डेन्स. तो दिस विल बी द लास्ट लेक्चर of the arrival of the European, and tomorrow onward we are moving towards the directly Anglo-French struggle. and फिर देखेंगे कि Anglo-French struggle में ब्रिटिश ही विक्टोरियस क्यों हुए. एंड ब्रिटिश जब विक्टोरियस हुए तब उस टाइम पे इंडिया में डिक्लाइन ऑफ मुगल कैसे चल रहा था, सक्सेसर स्टेट कैसे बने, रिबेलियस स्टेट कैसे बने, एंड अल्टीमेटली फिर हर एक स्टेट को ब्रिटिशर्स ने कैसे हराया. तो दैट विल बी द रफ फ्लो henceforth. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइज. ठीक है, तो अगेन टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर यू कैन रीच आउट टू मी एंड यू विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी. एंड जो क्रक्स मटेरियल जो एनसीईआरटी का मैंने आपको प्रॉमिस करके रखा है, एज आई टोल्ड यू कि पहले 4-5 चैप्टर का मैं क्यूमुलेटिव ही डाल दूंगा. तो मोस्ट प्रोबेबली कल वाला लेक्चर जब एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल कवर अप हो जाएगा तो मैं उसका क्रक्स जो है बेसिकली अपलोड करवा दूंगा. बट इट विल कम इन अ ब्रांचेस नाउ. तो बेसिकली पहले 4 चैप्टर का मैं कल परसों प्रोवाइड करवा दूंगा. एंड देयर आफ्टर फर्दर 5-10 लेक्चर जब हमारे हो जाएंगे तो उसके अगले के 4-5 लेक्चर है उसका प्रोवाइड करवाऊंगा. ये ऐसा इसलिए है बिकॉज आई एम नॉट हिंजिंग दिस सीरीज ऑन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक.
ये पर्टिकुलर सीरीज में आपको सारे ही इंपॉर्टेंट बुक का कंटेंट जो है मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके पीछे के रीज़न क्या है। रीज़न वही है कि जो स्ट्रे डाटा जो आपको कोई भी बुक में आजकल नहीं मिल रहा है, वो स्ट्रे डाटा मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका इसका हेल्प मिले। एंड एनसीईआरटी का क्रक्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ही, तो वहाँ पे भी आपको इसका हेल्प होगा ही। So let's move first of all arrival of the French. Now as far as French people are concerned, then French East India Company was last to arrive in our country. ये कंपनी बनी ही 1664 में थी एंड 1664 में ये बनाने वाला जो बंदा था उसका नाम था कॉलबर्ट। ये जो आप फोटो देख रहे हो इट इज बेसिकली ऑफ द कॉलबर्ट एंड ही वाज एट दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द फ्रेंच। तो अगेन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को परहैप्स वही प्रॉब्लम हुआ है जो प्रॉब्लम पोर्तुगीज को होने वाले थे इंडिया में एंड डच को इंडिया में होने वाले थे। हमने देखा था कि पोर्तुगीज एंड डच कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनीज ही थी बाय एंड लार्ज। इट वाज गवर्नमेंट जिन्होंने इनिशियल लेवल पे पूरा का पूरा ये जो है वास्को द गामा का इंडियावर फंड भी किया था एंड वास्को द गामा के बाद फिर काब्राल एंड काब्राल ऑनवर्ड जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स इंडिया में भेजे उसमें पोर्तुगाल गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस से हमेशा से ही रहा है। वैसे हमने देखा था कि डच में भी 1602 में सारी ईस्टर्न कंपनीज को अबॉलिश करके एक पूरी की पूरी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का काम जो है वो डच गवर्नमेंट ने किया था। परहैप्स ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ओनली प्राइवेट कंपनी थी जो प्रॉपर इन यू कैन से दैट जॉइंट स्टॉक नेम से चल रही थी, शेयर होल्डिंग बेसिस के ऊपर चल रही थी। ऑन दी अदर एंड फ्रेंच जो है वो बाय एंड लार्ज वही पोर्तुगीज डच वाला ही पंगा था कि ये वाली कंपनी भी गवर्नमेंट ने ही बनाई थी। गवर्नमेंट का ही फाइनेंस मिनिस्टर था कॉलबर्ट हु क्रिएटेड दिस कंपनी इन 1664। कंपनी बनाने के साथ ही ये लोग इंडिया में आए 1664 में ही। इनका अर्लीस्ट प्रेजेंस इंडिया में दिखा भी है बट अल्टीमेटली दे सक्सीडेड in getting फरमान फ्रॉम औरंगजेब। एट दैट टाइम औरंगजेब वाज मुगल रूलर, तो औरंगजेब से दे सक्सीडेड इन गेटिंग फरमान इन 1668 एंड 1668 में उन्होंने सूरत में अपनी जो फैक्ट्री है वो बना दी। तो आयरॉनिकली यू कैन सी कि सूरत जो है यहीं पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री लगी, यहीं पे इवन फ्रांस की भी पहली फैक्ट्री जो है वो लगी। एंड देयर आफ्टर इनका जो एक्सपेंशन था उसमें बाय 1674 इन्होंने इंडिया के हर एक कॉर्नर में अपना फैक्ट्री जो है वो लगवा लिया था। जैसे 1669 में मसूलीपट्टनम, 1673 में पौंडीचेरी एंड 1674 में इवन चंदर नागौर जो कैलकाटा के अराउंड वाला ही एरिया है वहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो है लगा ली थी। तो बाय एंड लार्ज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इनिशियल फेज वाज लॉट्स ऑफ एग्रेसिव, बेसिकली दे वर हैविंग लॉट्स ऑफ एग्रेशन इन आवर कंट्री। इन्होंने इंडिया के हर एक कॉर्नर में अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी एंड फैक्ट्रीज बनाने के साथ साथ एक ट्रेड जो है इलेबोरेट लेवल पे लोग कैरी आउट भी करना चाहते थे। और इनके लिए काफ़ी ये प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट रहा है कि दे वर द लास्ट एंट्रेंस इन द ईस्टर्न ट्रेड। अभी तक फ्रेंच जो है जो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्री यूरोप में नहीं थी, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 1640 1650 ऑनवर्ड फ्रेंच का रुतबा जो यूरोप में बढ़ने लग गया, तब जाके दे एंटर्ड इनटू दिस कॉलोनियल ट्रेड एंड सिंस दे वर द लास्ट टू अराइव दे वर वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव कंपनी ऑल्सो। एंड यही एग्रेशन इनको अल्टीमेटली ले डूबने वाला था। यही एग्रेशन के चक्कर में ड्यूप्लेक्स ने जो इंटरनल राइवलरीज है इंडिया के कोर्ट में उसमें इंटरफियर करना चालू किया एंड अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन उनके साथ राइवलरी मोड ली जिसमें वो ड्यूप्लेक्स ही नहीं हारा तो एंटायर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बिगैन। तो ये वाले एस्पेक्ट धीरे धीरे देखेंगे। तो अराइवल ऑफ द यूरोपियन में फ्रांस से रिलेटेड ए सर्टन डाटा जो आपको याद रखना है। देयर आफ्टर एक्सपेंशन एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ऐसा नहीं था कि फ्रांस जो उनके लिए इनिशियल लेवल पे ही सब कुछ अच्छा था या फिर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इनिशियल पीरियड में ही 1670s ऑनवर्ड जब बेसिकली इन्होंने अपने जो पाव है साउथर्न कंट्रीज में फैलाने चालू किए तो एट दैट टाइम गोलकोंडा रूलर एंड इवन बेसिकली जो नायक रूलर थे तमिलनाडु के अराउंड के, उन लोगों के साथ डच लोगों के रिलेशन पहले ही अच्छे थे एंड डच नेवर लाइक कि फ्रेंच प्रेजेंस जो है वो उनके कंट्री में दैट इज गोलकोंडा में एंड देयर आफ्टर इवन नायक रूलर जो है वहाँ पे बढ़ रहा है। एंड दैट्स व्हाई डच के साथ की राइवलरी जो है इनकी पहले से ही दिखी है। व्हेन दे ट्राइड टू कैप्चर मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री एंड मसूलीपट्टनम के आजू बाजू वाला एरिया, तभी गोलकोंडा रूलर के साथ जो है डच पीपल वर कोऑर्डिनेटिंग कि मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री मत दो, बट गोलकोंडा रूलर ने फिर भी दे दी। बट बिकॉज ऑफ द इंटरनल इंट्रिग्यू फाइनली जो चेन्नई के अराउंड वाला जो एरिया है सेंट थोमे वाला एरिया दैट फ्रेंच हैड टू सरेंडर। वैसे ही फिर पौंडीचेरी वाले एरिया में जो इन्होंने फैक्ट्रीज बना के रखी थी वो भी बेसिकली इनको डच को हैंड ओवर करनी पड़ी बिकॉज इन 1693 डच जो है बेसिकली उनके साथ एक लोकल वॉरफेयर हुआ एंड लोकल वॉरफेयर में डच ने ये पौंडीचेरी वाली फैक्ट्री जो अपने अंडर ले ली। बाय 1720 ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ फ्रांस की कंडीशन काफ़ी ही ख़राब हो चुकी थी एंड यहाँ पे अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब होम गवर्नमेंट अब पैसे नहीं दे रहा है
तो इसके वजह से फिर इन्होंने अपनी जो कंपनीज है लोकल लेवल पे धीरे धीरे बंद करनी भी चालू की थी, जिसका एग्जाम्पल है कि जो सूरत एंड मसूलीपट्टनम वाली जो कंपनी है उसके लाइसेंस उन्होंने ऑप्शन ऑफ करने मार्केट में चालू भी कर दिए थे। बट 1721 ऑनवर्ड जो है बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि पूरी की पूरी कंपनी बंद करने में कोई सेंस नहीं है, इसको कंटिन्यू रखते हैं, ट्रेड कैरी आउट करते हैं। इट वॉज दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑनवर्ड, या फिर यही पर्टिकुलर पीरियड में डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो है उनकी तादाद मतलब उनकी संख्या जो है वो फ्रेंच गवर्नमेंट ने बढ़ाई। एंड ऑब्वियसली जब आप डायरेक्टर बढ़ा रहे हो तो मतलब डायरेक्टर आते आते पैसा भी लेके आ रहे हैं, एंड वही पैसा जो है इंडिया में इन्फ्यूज़ किया गया इन ऑर्डर टू कीप फ्रेंच सर्वाइव्ड इन आवर कंट्री। एंड फिर कुछ नई फैक्ट्रीज जो है उसके बाद हमको दिखाई दिए, जैसे माहे एंड आफ्टर कराईकाल। तो इनिशियल लेवल पे एक्सपेंशन जब हो रहा था तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस इनको आया, एंड रेजिस्टेंस डच लोगों से ही आया, ब्रिटिशर्स से नहीं आया। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन कि थ्रू आउट 17th सेंचुरी अगर कोई सिग्निफिकेंट यूरोपियन कंट्री रहेगी तो इट वॉज डच पीपल। ब्रिटेन तो 17th सेंचुरी ऑनवर्ड सिग्निफिकेंट बनना चालू हुआ, एंड ब्रिटेन के जो मिलिट्री एंडीवर, मिलिट्री ये जो है सारे के सारे एंडीवर्स जो है या फिर एक्सपेरिमेंट है, ये सारे 17th सेंचुरी ऑनवर्ड हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स का प्रेजेंट जो है वो नहीं दिखाई दिया। देयर आफ्टर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी की अगर बात करें, इनका भी सेम ही एस्पेक्ट था। जैसे डच हमने देखा था या ब्रिटेन भी हमने देखा था कि एक होम गवर्नमेंट है जो यूरोप में कहीं तो बैठा हुआ है, एंड देयर आफ्टर एक इंडियन गवर्नमेंट है, उनका भी वही है। सिंस दिस एंटायर कंपनी दैट इज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज क्रिएटेड बाई द गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो दैट्स वाई ये स्टेट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन था। स्टेट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन जब आपका रहेगा तो आप मार्केट से पैसा नहीं उठा पाओगे, आपको पैसा उठाने के लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, एंड गवर्नमेंट हमेशा से आपको फंडेड रखेगी या फिर फंडिंग देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। एंड दैट्स वाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल, ये वन ऑफ द निगेटिव पॉइंट तो था ही, बट ये कंट्रोल की वजह से ही अल्टीमेटली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइन भी हुई या फिर कोलैप्स भी हुई। इनका जो फ्रांस में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही थे, बस इसका एक फ्रांस वाला वर्ड है, दैट इज काउंसिल डेस इंडीज, मतलब इंडीज की काउंसिल, इंडीज मतलब इंडिया एंड सराउंडिंग एरिया, तो यहाँ की काउंसिल, एंड इसमें टोटल 12 डायरेक्टर्स वेर देयर। यही 12 डायरेक्टर इन्होंने लेटर ऑन बढ़ा के 24 करने का भी काम किया था, एंड ये 24 डायरेक्टर जब किए थे तभी जाके वो 1720s ऑनवर्ड जो है उनके पास थोड़े पैसे आए जो उन्होंने इंडिया के ट्रेड में लगाए भी थे। उसका फ़ायदा उनको इलेबोरेट लेवल पे हुआ बिकॉज नई फैक्ट्रीज भी बनी, एंड नई फैक्ट्रीज बनने के साथ साथ ड्यूप्लिक्स जो है 1740 ऑनवर्ड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल भी बना, जिसकी लेटर ऑन बात करेंगे। एंड अल्टीमेटली यही इन्वेस्टमेंट के वजह से फ्रेंच सवाई भी हुए, एंड सवाई होने के साथ साथ जो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उन्होंने इंडिया में अंडरटेक भी की। देयर आफ्टर फिर ड्यूअल गवर्नमेंट हम लोग को यहाँ पे भी दिखाई देता है, इन द सेंस दैट कि फ्रांस की जो इंटरनल कंडीशन थी वो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इवन तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में था, बट फिर भी जो एक्चुअल गवर्नमेंट उस टाइम पे चलता था वो लॉरिएंट से चलता था। एंड सिंस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट की कैपिटल लॉरिएंट में थी, तो दैट्स वाई फ्रांस में ही हम लोगों को ड्यूअल गवर्नमेंट विद इन ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द फ्रांस में दिखाई देता है। एक इनका चल रहा था पेरिस से, एक चल रहा था लॉरिएंट से, एंड ये पेरिस एंड आफ्टर लॉरिएंट दोनों में जो है बेसिकली कोई तालमेल नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट जो है ज़्यादा नहीं था। ये भी एक डिलेड डिसीजन मेकिंग का मेजर रीज़न फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रहा है। एंड फाइनली 1789 में फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, काफ़ी सिग्निफिकेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें बर्बन डायनेस्टी जो रूलिंग डायनेस्टी है फ्रांस की वही कोलैप्स हुई। एंड जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा, मोनार्की चली जाएगी, रिपब्लिक गवर्नमेंट फ्रांस में एस्टैब्लिश होगा, तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर ताला तो चढ़ना ही था, एंड हुआ भी वही। तो 1789 आते आते ये कंपनी जो है डिथ्रोन हो गई या फिर ख़त्म हो गई। बट इसके पहले ही इंडिया में ये लोग ब्रिटिशर्स के आगे घुटने भी टेक चुके थे, उसके बारे में कल बात करेंगे जब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है हम देखेंगे। अगर इंडिया से इनके मैनेजमेंट की बात की तो इंडिया में इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री पहले के ज़माने में सूरत थी, बट लेटर ऑन इट वॉज शिफ्टेड टू पौंडीचेरी। एंड फिर इंडिया में भी इनकी सुपीरियर काउंसिल ऑफ डेस इंडीज थी। तो ये सुपीरियर काउंसिल है, इसका कॉम्पोजिशन बाय एंड लार्ज डच लोगों जैसा ही था। हमने देखा था कि डच पीपल वेर पायोनियर इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर एंटरप्राइज। प्रॉपर एंटरप्राइज मतलब जो प्राइवेट कंपनी है उसका फंक्शनिंग कैसा चलना चाहिए। एंड डच लोगों ने ही पहले बार ये क्लियर आउट कर दिया था कि काउंसिल जो रहेगी, एक काउंसिल में बेसिकली एक गवर्नर होगा, कुछ मेंबर होंगे, एंड डिसीजन हमेशा मेजॉरिटी से ही लिए जाएंगे। तो वैसी कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देती है
कि हमारे पास एक काउंसिल है, एंड काउंसिल में कुछ मेंबर है और उनका एक प्रेसिडेंट है जिसको गवर्नर जनरल ही बोला जाता था और डायरेक्टर जनरल बेसिकली बोला जाता था। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कम्युनिकेशन फ्रॉम इंडिया टू पेरिस या फिर लॉरियन। इनका वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्टर जनरल है वो ड्यूप्लिक्स ही रहा है। दिस इज बेसिकली द फोटो ऑफ ड्यूप्लिक्स। तो लॉर्ड ड्यूप्लिक्स की पॉलिसी, उसका करियर, इसकी भी बातें जो है कल करेंगे, बिकॉज इट वॉज हिज पॉलिसी टू इंटरफियर into local administration, which ultimately led to the collapse of the French East India Company. But apart from the collapse of French East India Company, it also showed way to the Britishers how to conquer Indian Kingdom. Ultimately यही पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले में इवॉल्व हुई, उसकी भी बात करेंगे। एंड सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले की वजह से ही इंडिया के जो मेजॉरिटी ऑफ द किंगडम है वो कोलैप्स भी हुआ, जिसकी भी बात लेटर ऑन करनी है। तो फ्रॉम इंडिया पौंडीचेरी इनका मेन हेडक्वार्टर लेटर ऑन बना। पहले के टाइम पे सूरत इनका मेन हेडक्वार्टर था, एंड यही पौंडीचेरी या फिर सूरत से पहले सूरत एंड आफ्टर पौंडीचेरी से जो है इन्होंने इलेबोरेटली कॉन्टैक्ट जो है इंडिया में फैलाने चालू कर दिए। एंड ऑब्वियसली फिर पौंडीचेरी वाली फैक्ट्री इंपॉर्टेंट बनेगी। यही फैक्ट्री में अल्टीमेटली ये काउंसिल बैठी होती थी, एंड फैक्ट्री का फंक्शनिंग वही होता था कि सबसे पहले ट्रेड नेटवर्क जो है डेवलप करो, ट्रेड डेवलप करने के साथ साथ पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट डेवलप करो ताकि मैक्सिमम माल इंडिया का ये फैक्ट्री में लाया जाए। यहाँ पे एक तो इधर उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा या फिर उसको पैक किया जाएगा एंड आफ्टर यूरोप में भेजा जाएगा, एंड यूरोप में जाने के बाद उसको अक्रॉस यूरोप जो है आप हायर दाम पे बेचोगे। देयर आफ्टर फ्रेंच एंड नेटिव रूलर, ये रिलेशन अगर हम लोग देखें तो फ्रेंच एंड नेटिव रूलर के रिलेशन में सबसे पहले जो है मुगलों के बारे में अभी हमने देखा था कि 1667-1668 के अराउंड ही औरंगजेब ने इनको फरमान दे दिया था कि दे कैन ट्रेड। एंड फिर वही एस्पेक्ट हमको इवन मराठास के अराउंड भी दिखाई देता है कि 1677 में पहले शिवाजी एक्सेप्टेड कि दे कैन ट्रेड थ्रू हिज डोमिनियन, एंड आफ्टर 1689 जस्ट बिफोर हिज डेथ या फिर ट्रेचरी, संभाजी जो उन्होंने पौंडीचेरी वाला फैक्ट्री जो है उसको फोर्टिफाई करने की परमिशन इनको दी थी, दैट इज फ्रेंच लोगों को दे दी थी। हाउएवर ये जो दोनों एस्पेक्ट जो है उसमें आपको वही दिखाई देगा जिसकी बात हमने कल की थी कि ये इंडियन रूलर जो है ये फॉरेन लोगों को अपने एरिया में आके ट्रेड करने की परमिशन क्यों देते थे। एंड इसका आंसर अब इलेबोरेटली हम देख चुके हैं कि इंडियंस डिड नॉट हैव वेयरविटल, और इंडियंस के पास वो एट दैट टाइम इतनी ज़्यादा जानकारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हाउ टू कैरी आउट नेवल ट्रेड। एंड ऐसा ये ग्रे एरिया था जिससे इंडियन रूलर ने कभी सोचा ही नहीं था कि कुछ रेवेन्यू आए। एंड यही रेवेन्यू जब आना चालू हो गया वाया फ्रेंच कंपनीज या फिर वाया डच कंपनी या फिर वाया ब्रिटिश कंपनी, तो इंडिया के रूलर्स ने हैप्पीली इनको अपने एरिया में रखा भी, एंड रखने के साथ साथ जो है इनको बेसिकली ट्रेड कंसेशन देने भी चालू किए। एडेड एडवांटेज ऑफ द वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी तो था ही, ये भी हमने देखा था कि इट वॉज पोर्तुगीज जिन्होंने इनिशियल लेवल पे मराठास की नेवी को बिल्ड करने का काम भी किया था, एंड आफ्टर इट वॉज पोर्तुगीज हो सकते हैं, फ्रेंच हो सकते हैं, ब्रिटिश या फिर इवन डच, सभी लोगों ने यूरोपियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिजिनियस रूलर को बेचने का भी काम किया था। तो दैट्स अ इंडियन रूलर के लिए ये विन विन सिचुएशन थी कि एक्स्ट्रा मनी भी आ रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी या फिर न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है वो भी आ रही है। एंड दैट्स वी कैन से कि इन्होंने हमेशा से ही क्या किया है, यूरोपियन ट्रेडर्स इन आवर कंट्री जो उनको सपोर्ट करने का काम किया है। देयर आफ्टर रिलेशन विद द कार्नाटिक, इसके ऊपर तो हम लोग कल वाले लेक्चर में इलेबोरेटली बात करेंगे ही, बट कार्नाटिक वाले एरिया में फ्रेंच लोगों का हमेशा से एक इंटरेस्ट था, एंड फिर इंटरेस्ट क्यों था वो कल देखेंगे। बट यही एरिया में पहले के टाइम पे दोस्त मोहम्मद नाम का एक बंदा था, दोस्त अली। ये दोस्त अली जो है ही वॉज नवाब ऑफ कार्नाटिक, ही इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कार्नाटिक। इसने हैदराबाद ऑफ निज़ाम जो था, निज़ामुल मुल्क का सब्जा हैदराबाद का, उससे अपना एम्पायर अलग करने का काम किया था। कार्नाटिक बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर दोस्त अली। तो दोस्त अली जो है उसने ही फ्रेंच लोगों का इलेबोरेट कॉन्टैक्ट जो है मुगलिया कोर्ट में लगाया। इलेबोरेट कॉन्टैक्ट मुगलिया कोर्ट में लगाने के बाद जो है मुगलों से एक राइट टू मिंट की परमिशन जो फ्रेंच को दिलवाई भी थी, एंड दैट्स व्हाई कार्नाटिक वाले एरिया में फ्रेंच मिंट जो है हम लोग को दिखाई देती है। और मिंट टकसाल, इसका हम लोगों ने कल इलेबोरेटली जिक्र भी किया था और देखा भी था कि टकसाल जो है वो ओपन मिंट होते थे, एंड टकसाल फंक्शन कैसे करते थे। तो इवन फ्रेंच हैड दिस राइट टू मिंट कॉइन्स फॉर द मुगल्स इन आवर कंट्री, एंड वो कौन से एरिया में, तो कार्नाटिक वाले एरिया में। एंड अल्टीमेटली यही कार्नाटिक वाले एरिया में इनिशियल लेवल पे फ्रेंच ने इंटरफियर करना चालू कर दिया। दोस्त अली का ही सक्सेसर था, दैट इज नवाब अनवरुद्दीन, एंड ये नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ जो है फ्रेंच खड़े हुए,
नवाब नूरुद्दीन को चांद साहिब से रिप्लेस करने के चक्कर में दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग इनटू इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियन एंड इंटरनल मैटर ऑफ इंडियंस के चक्कर में आने के बाद जो है फिर एक पैंडोरा बॉक्स ओपन हुआ, जिसकी वजह से फिर यूरोपियंस ने धीरे धीरे करके इंटरनल राइवलरीज ऑफ इंडिया को यूज करके इंडियंस को ही हराना जो चालू कर दिया। तो उसकी बात जो अभी हम कल करेंगे। तो दिस विल बी इट फॉर फ्रेंच टुडे। फ्रेंच के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बेसिकली डैनिश। डैनिश तो इनफैक्ट पहले आए थे, फ्रांस लेटर ऑन आया था। तो डैनिश अराइव्ड इन आवर कंट्री एज अर्ली एज 1616 इटसेल्फ। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में ही बनी थी। 1620 में इन्होंने इंडिया में पहली फैक्ट्री लगाने का काम किया था, दैट इज ट्रैंकोबार। ट्रैंकोबार तंजाउर के अराउंड है, तंजाउर मॉडर्न डे तमिलनाडु में है। एंड फिर यहाँ पे इन्होंने अर्लीस्ट लेवल पे जो ये जो है फैक्ट्री जो बनाई थी, इट वाज वन ऑफ देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। बट डैनिश प्रेजेंस इंडिया में कभी भी इतना सिग्निफिकेंट रहा ही नहीं है। ये ना रहने के पीछे हम लोग को कुछ रीज़न पता है। सबसे पहले डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भी एक गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी ही थी, एंड दैट्स वो हमेशा से अंडर कैपिटलाइज रही है। मतलब फाइनेंस उसके लिए हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है, जो सेम प्रॉब्लम फ्रेंच को भी हुआ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डैनिश पीपल जो है वो कोई यूरोपियन पावर नहीं थे। ब्रिटिश हो सकते हैं, डच हो सकते हैं, या फिर इवन फ्रांस हो सकते हैं। दे वर द यूरोपियन पावर। एंड जब आप यूरोपियन पावर की बात करोगे तो यूरोपियन पावर जो है वो हमेशा से ही बेसिकली पूरे दुनिया के ऊपर कब्जा करने का एक एम्बिशन रख रही थी। बट डैनिश जो है इट वॉज बेसिकली अ न्यूट्रल कंट्री, एंड ये न्यूट्रल कंट्री जो है कभी सुपर पावर बन ही नहीं सकती। एंड दैट्स व्हाई इंडिया में जब ग्रेट पावर जैसे ब्रिटिश हो सकते हैं, पोर्तुगाल हो सकते हैं, डच हो सकते हैं, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसमें डैनिश इंडिया जो है या फिर डैनिश की कॉलोनीज इन इंडिया ज़्यादा कुछ करने वाली थी भी नहीं। अल्टीमेटली हुआ भी वही, इनकी दो ही इंपॉर्टेंट कॉलोनीज इंडिया में बन पाई, फैक्ट्रीज इंडिया में बन पाई, एक है ट्रैंकोबार और दूसरा है श्रीरामपुर। एंड ये दोनों फैक्ट्रीज जो है उन्होंने बाय 1845 ब्रिटिशर्स को बेच दी और इंडिया से चले गए। तो अब इनके बारे में भी बेसिकली थोड़ा बहुत देखेंगे। दिस फोटो इज ऑफ बेसिकली ट्रैंकोबार कॉलोनी। तो ये जो ट्रैंकोबार कॉलोनी जो था उसका फोटो है, ये फैक्ट्री नॉट कॉलोनी बेसिकली। प्रेजेंस इन इंडिया की अगर बात करें तो वही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए वही था कि ये जो पूरा का पूरा डैनिश पीपल है, या फिर डैनिश मतलब डेनमार्क, जो मैंने आपको इनिशियल लेवल पे ही बताया था, दे वर अंडर कैपिटलाइज पीपल। अंडर कैपिटलाइज जब आप रहोगे, जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो आप इंडिया में कुछ कर ही नहीं सकते। फ्रांस के साथ भी वही हुआ था, और हमने देखा था कि 1720 आते आते इवन फ्रांस जो वो कोलैप्स होने के ही कगार पे था विद इन आवर कंट्री। इट वॉज जस्ट बिकॉज उन्होंने होम कंट्री में डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ाई, नंबर बढ़ाए, एंड जब डायरेक्टर के नंबर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली उनसे पैसा भी लोगे, एंड वही पैसा इन्होंने इंडिया में इन्फ्यूज करना चालू किया, जिसकी वजह से फ्रेंच सर्वाइव्ड इन आवर कंट्री। बट अनफॉर्चुनेटली डैनिश लोगों के लिए वो कभी हो ही नहीं पाया। इनका फाइनेंस इतना खराब था कि 1620 में जो इन्होंने ट्रैंकोबार वाली कॉलोनी बनाई थी, बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1627 लोकल नायक रूलर जो थे उनके साथ इनके झगड़े चालू हुए, बिकॉज जो सम डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस किया था लोकल नायका को इन रिटर्न ऑफ द ट्रैंकोबार फैक्ट्री, वो दे ही नहीं पाए। एंड ऑब्वियसली जब आप पैसा नहीं दोगे तो लोकल लेवल पे झगड़े जो होंगे। तो विद इन स्पैन ऑफ 7 ईयर इटसेल्फ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत इंडिया में कितनी खराब थी, यू कैन क्लियरली सी। एंड यही वाले एरिया में देर आफ्टर डच एंड देर आफ्टर इंग्लिश, ये दोनों ट्रेडर भी खड़े थे, एंड दे डिड नॉट वांट एनी काइंड ऑफ द डैनिश प्रेजेंस इन देयर एरिया। तो ये भी इनके लिए एक फैक्टर रहा है कि वाई दे कुड नॉट एक्सपैंड इन द कंट्री, बिकॉज बाय द पीरियड ऑफ द टाइम 1620 इनके पास पैसे भी नहीं थे। एंड यही एरिया में है डच एंड देर आफ्टर ब्रिटिश, इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाना चालू कर दिया था। लेटर ऑन फ्रेंच जब इस पर्टिकुलर एरिया में आया तो उनके पास पैसे थे, फ्रांस तो रिलेटिवली फिर भी बड़ी पावर थी। तो इनिशियल लेवल पे हमने देखा था कि आए थे तो एग्रेसिव पॉलिसीज उनकी थी। तो दैट्स व्हाई इंडिया में दे कुड स्प्रैंग देयर कॉलोनीज और स्प्रैंग देयर फैक्ट्रीज। डैनिश लोगों के साथ ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज डैनिश पीपल जो है या फिर डैनिश कंट्री और डेनमार्क, इट वॉज अ न्यूट्रल कंट्री इन यूरोप, एंड न्यूट्रल कंट्री के पास ज़्यादा पैसे जो उस जमाने में नहीं हुआ करते थे। आज के टाइम पे दिस कंट्रीज आर टैक्स हेवन, तो दैट्स वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ये है, बट उस जमाने में कंडीशन थोड़ी अलग थी। देयर आफ्टर फिर कंडीशन ऑफ डैनिश इंडिया, गोल्डन एज ऑफ डैनिश इंडिया जो है वो 1772 एंड 1808 का ही माना जाता है। नाउ यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि करप्शन जो है हाउ इट प्लेस पार्ट इन अ सर्वाइवल ऑफ अ कंपनी। तो इन बिटवीन 1757 से लेके 1765 के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जो है वो बंगाल में बनना चालू हुआ, एंड ऑब्वियसली क्लाई हो सकता है, देयर आफ्टर इवन वॉरेन हेस्टिंग हो सकता है। ये दोनों जो है जो इनिशियल लेवल के गवर्नर ऑफ बंगाल रह चुके हैं,
वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पर्सनैलिटी थे। एंड जब आपका गवर्नर ही करप्ट है विद इन इंडिया, तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी करप्ट ही होने वाला है। बट प्रॉब्लम तो होगा ना, आप इंडिया में पैसे कमा रहे हो, ब्रिटेन में भेजोगे कैसे? चाइनीज बैंक तो थी नहीं उस टाइम पे, देर आफ्टर स्विस बैंक भी नहीं थी उस टाइम पे, तो ये प्रॉब्लम ब्रिटिश कंपनी के लिए रहा ही है। एंड दैट्स व्हाई ब्रिटेन के इंडिया में जो पर्सनल थे, वो इंडिया में जितना भी पैसा कमाते थे, अगर ब्रिटिश शिप पे डाल के अगर लंदन में लेके जाए, तो लंदन में होम गवर्नमेंट पकड़ के जेल में डाल देगा करप्शन के चक्कर में। तो दैट्स व्हाई स्मगलिंग को जो है इन्होंने क्या किया, पैट्रोनाइजेशन दे दिया, स्मगलिंग को प्रमोट करना चालू किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल इंडिया में जितना पैसा कमाते थे, वो इन्होंने बेसिकली न्यूट्रल कंट्रीज जो है, जैसे डेनमार्क हो सकता है, नॉर्वे हो सकता है, इनको देना चालू किया। एंड 10% से लेके 30% के कट पे अल्टीमेटली डैनिश हो सकते हैं या फिर नॉर्वे हो सकती है, ये जो न्यूट्रल कंट्री, इन्होंने इंडिया से ये पैसा यूरोप में भेजना चालू कर दिया। अपने शिप पे डालते थे, डैनिश शिप, नॉर्वेजियन शिप, एंड फिर वो जो है यूरोप में लेके जाते थे। एंड ऑब्वियसली फिर ब्रिटिश का बंदा ब्रिटेन के शिप पे बैठ के ब्रिटेन में उतरेगा, ब्रिटेन से फिर यूरोप में जाएगा, एंड यूरोप से अपना पैसा जो अपने पास ले लेगा। तो ये एक बेसिकली स्मगलिंग वाला पूरा एस्पेक्ट जो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद अल्टीमेटली ब्रिटिश ऑफिशियल जो रिच बने, तो उनका पैसा इंडिया से यूरोप गया कैसे? बिकॉज ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, एंड प्राइवेट कंपनी का बंदा अगर करप्शन कर रहा है, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसको प्रमोट नहीं करने वाली है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी? एंड ऐसा ब्रिटिश शिप पे आप अपना पैसा डाल के अगर लंदन लेके गए, ब्रिटेन लेके गए, तो वहाँ पे उतरते ही कस्टम ऑफिसर जो आपको पकड़ के जेल में डाल देते कि भाई इतना पैसा लाया कहाँ से? तो ये पैसा ब्रिटेन में जाता कहाँ से था? यही डेनमार्क एंड आफ्टर फिर नॉर्वे की जो शिप्स है उनसे। तो नॉर्वेजियन प्रेजेंस इंडिया में ज़्यादा नहीं था, बट डेनमार्क का प्रेजेंस तो इंडिया में हैवी था। एंड डेनमार्क का प्रेजेंस मतलब ट्रंकाबार वाली कॉलोनी एंड आफ्टर श्रीरामपुर वाली कॉलोनी, यही दो कॉलोनीज के थ्रू अल्टीमेटली डेनमार्क जो है वो इंडिया में जितना भी लूट का पैसा है यूरोपियन ऑफिशियल का, वो इंडिया से उठा के यूरोप में लेके जाने चालू कर दिया। दैट्स व्हाई ये पीरियड जो है गोल्डन एज ऑफ डेनिश इंडिया माना जाता है। बट ये गोल्डन एज नॉट बिकॉज ऑफ ट्रेड, नॉट बिकॉज ऑफ द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, दिस गोल्डन एज जो है इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ वॉट, देन इट इज बिकॉज ऑफ द करप्शन। एंड ये करप्शन किसका था? ब्रिटिश ऑफिशियल का था, जो आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ब्रिटेन जो है उसने इंडिया को लूटा। ये एलिगेशन जो ब्रिटेन के ऊपर लगाया जाता है, उसका एक काउंटर ब्रिटेन ने हमेशा दिया है कि इनिशियल लेवल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो कर रही थी, हमने तो उसको रोकने का ट्राई किया। एंड लेटर ऑन बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पूरा इंडिया कॉन्कर किया, तो बेसिकली वी जस्ट कैप्चर्ड इट फ्रॉम देम सो दैट कि इंडिया में करप्शन कम हो और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, जो इटसेल्फ इज अ फॉल्स क्लेम जिसको लेटर ऑन काउंटर करेंगे। बट इनिशियल लेवल पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से तो सही में उन्होंने करप्शन रोकने का बहुत ट्राई किया था। एंड दैट्स व्हाई इंडिया से जो पैसा ब्रिटेन में या फिर यूरोप में जा रहा था, वो एक्चुअल में ब्रिटेन के थ्रू नहीं जा रहा था। वो कहाँ से जा रहा था? तो डैनिश कंपनीज के थ्रू जो है वो जा रहा था। एंड ये जो लॉन्ड्रिंग है, इसी के वजह से डैनिश कंपनी की हालत इंडिया में सुधरी। एंड ये इतनी ज़्यादा सुधरी कि अल्टीमेटली डैनिश इंडिया जो है 1779 में डेनमार्क का जो किंग है उसने अपना कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये इंडिया में जितने भी सेटलमेंट है डैनिश लोगों के, वो मेरी कॉलोनी, मतलब वहाँ से जितना भी पैसा डेनमार्क में आएगा उसमें एक सर्टन परसेंटेज भाई मेरा भी। मतलब इवन किंग जो है बेसिकली वो करप्शन में यहाँ पे शामिल हो गया। तो यू कैन क्लियरली इमेजिन the amount of wealth that was basically looted by British officials from our country, and it was sent to Europe and Britain via Danish company. Thereafter इनका जो डिक्लाइन जो है वो जल्दी ही चालू हुआ। एंड डिक्लाइन के पीछे रीजन जो है बेसिकली नेपोलियनिक वॉर ही है। नेपोलियन जो है 1798 में फ्रांस का प्रेसिडेंट बना। 1804 में उसने फ्रांस में रिपब्लिक गवर्नमेंट खत्म कर दी एंड खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। 1804 ऑनवर्ड उसने यूरोप में एक इलेबोरेट कॉन्क्वेस्ट चालू किया एंड 1806 तक मेनलैंड यूरोप उसने पूरा कैप्चर कर लिया। 1806 के अराउंड उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है वो चालू की। एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है नेपोलियन की, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रेड एम्बार्गो ऑफ द ब्रिटेन। तो ब्रिटेन आइलैंड नेशन है, ब्रिटेन को हम लोग सराउंड करेंगे नेवल शिप से, एंड नेवल शिप से सराउंड करके ब्रिटेन का जो ट्रेड कॉन्टैक्ट है क्रॉस वर्ल्ड उसको ब्रेक डाउन करेंगे। नेपोलियन ने सोचा तो काफ़ी सही था, विजन वॉज क्वाइट गुड, बट अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन में गड़बड़ हो गई। फ्रांस का जो नेवल फ्लीट था वो काफ़ी वीक था, एंड नेपोलियन वॉज अ मिलिट्री कमांडर, बट ही वॉज अ मिलिट्री कमांडर ऑफ अ कैवलरी एंड इन्फेंट्री बेस्ड फोर्सेस, मतलब लैंड बेस्ड फोर्सेस। समुद्र में उसकी अकल ज़्यादा नहीं थी। तो ही थॉट कि ब्रिटिश शिप जो है दे कुड इजीली बी स्टॉप वाया
फ्लीट ऑफ द फ्रांस, जबकि फ्लीट ऑफ द फ्रांस जो है वो काफ़ी खस्ता हाल थी उस ज़माने में। बट जैसे ही कॉन्टिनेंटल सिस्टम चालू हुई, ब्रिटेन ने फ्रांस के ऊपर वॉरफेयर प्रोक्लेम किया एंड ये वॉरफेयर जो है वो नेवल वॉरफेयर ही ज़्यादा रहा। एंड ये नेवल वॉरफेयर में अल्टीमेटली फंसी कौन सी कंट्री? मेनलैंड यूरोप वाली कंट्री। अब ये मेनलैंड यूरोप वाली कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्या था कि नेपोलियन उनके दरवाजे पे बैठा है बंदूक लगा के कि भाई कुछ भी करो, हमको सपोर्ट करो। बट अगर इंटरनेशनल ट्रेड या फिर नेवल ट्रेड अगर आप देखोगे तो उसमें बेसिकली ब्रिटिशर जो है उनका रुतबा ज़्यादा है, उनकी पावर ज़्यादा है। एंड इसी चक्कर में फंस गई ये डेनमार्क, देयर आफ्टर इवन हॉलैंड, डच का भी डिक्लाइन यहीं से प्योरली चालू हो गया। एंड इवन बेसिकली जो बाकी की कंट्रीज है यूरोप की वो, एंड ऑल ऑफ देम, मतलब मेनलैंड यूरोपियन कंट्री जो है अल्टीमेटली दे हैड टू साइड विद नेपोलियन, बिकॉज नेपोलियन जो है लैंड बेस्ड मिलिट्री कमांडर था एंड पूरे यूरोप को बाय एंड लार्ज वो कैप्चर कर चुका था। बट इसी चीज़ के वजह से जब ब्रिटेन ने अपना पूरा नेवल माइट दिखाया तो उसमें सारी की सारी कंपनीज जो है मेनलैंड यूरोप की, डच हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, या फिर इवन डेनमार्क, नॉर्वे हो सकती है, एंड इवन रशिया हो सकती है, सारी की सारी बर्बाद हो गई। इनके साथ भी परहास वही हुआ जिसमें अल्टीमेटली इंग्लिश ब्रिटिश शिप जो है उन्होंने एक इलेबोरेट डिस्ट्रक्शन जो है डेनमार्क एंड नॉर्वेजियन फ्लीट का कर दिया। तो डेनमार्क एंड नॉर्वेजियन फ्लीट ने भले ही पहले आर्म न्यूट्रलिटी डिक्लेयर करके रखी थी, बट नेपोलियन के प्रेशर के आगे ये नहीं टिक पाए, दे हैड टू सरेंडर। बट अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है बाय 1815 रिजल्टेड इनटू डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेवल फोर्स ऑफ ईच एंड एवरी यूरोपियन नेशन। एंड ब्रिटेन के पास बेसिकली जो मौका था उसको ब्रिटेन ने अच्छी तरीके से यूटिलाइज करवा दिया। एंड दैट्स व्हाई 1815 ऑनवर्ड ब्रिटेन को चैलेंज करने के लिए कोई भी नेवल पावर जो यूरोप में बचा ही नहीं था। फ्रांस जो 1815 तक ख़त्म हुआ था, 1815 में ही बैटल ऑफ वाटरलू हुआ जिसमें नेपोलियन की पावर चली गई। एंड यही पीरियड तक जितनी भी कंपनीज थी यूरोप की, वो सारी की सारी कंपनी जो एक तो बैंकरप्ट हो चुकी थी या फिर उसके ऊपर ताला लग चुका था, बिकॉज सारा ट्रेड ब्रिटेन ने अपने हाथ में ले लिया। एंड यही नेपोलियनिक वॉर के वजह से अल्टीमेटली सारा डिक्लाइन जो है ये कंपनीज में आना चालू हो गया। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि यही वाला पीरियड है 1850s तक जो है इवन डच जो है इंडिया से निकल चुके थे। एंड इवन अल्टीमेटली डैनिश पीपल जो है द सोल्डर फैक्ट्री, 2 ही फैक्ट्री थी इनकी, एक श्रीरामपुर जो उन्होंने 1839 में बेच दी ब्रिटिशर को, एंड दर आफ्टर एक ट्रैंकोबार जो उन्होंने 1845 को ब्रिटिशर्स को बेच दी। एंड बाय 1845 वन डैन्स लेफ्ट आवर कंट्री। एंड ये एस्पेक्ट की वजह से ही डैनिश पीपल जो इंडिया में ज़्यादा नहीं चल पाए। इनके ना चलने का रीज़न क्या है कि सबसे पहले देवर नॉट द सुपर पावर इन ब्रिटेन, देवर अ न्यूट्रल कंट्री। एंड न्यूट्रल कंट्री जो है बेसिकली एट द मोस्ट मिझोलिया मिडल मैन का काम कर सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न जो है, इनकी जो कंपनी थी इट वॉज ऑल्सो नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट वॉज बेसिकली गवर्नमेंट फंडेड कंपनी। तो दैट्स व्हाई इट वॉज ऑलवेज अंडर कैपिटलाइज कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बड़े कंपनी के सामने तो टिकने वाली ही नहीं थी, जिसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था कि ट्रैंकाबार वाली फैक्ट्री ही 1627 आते आते बंद होने के ही कगार पे थी। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो है, डच जो है उन्होंने कभी इंडिया में ट्रेडिंग एक्टिविटी के ऊपर फोकस नहीं किया, उनका मैक्सिमम फोकस रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर था। अगर डेन्स की अगर हम लोग बात करें तो डेन्स जो है बेसिकली देवर मोर इनटू रिलीजियस कन्वर्जन या फिर मिशनरी एक्टिविटीज रैदर देन ट्रेड एक्सपेंशन। एंड आफ्टर फोर्थ इंपॉर्टेंट बात करें कि उनका कंपनी जो है बहुत पहले ही बंद पड़ चुका होता, वो सवाई होने के पीछे स्मगलिंग एंड करप्शन रीजन थे। एंड यही स्मगलिंग एंड करप्शन जिस कंट्री के दम पे चल रहा है, दैट इज करप्ट ब्रिटिश ऑफिशियल, उन्हीं के अगेंस्ट अपने नेपोलियनिक वॉरफेयर में क्या कर लिया, पंगा ले लिया। तो अल्टीमेटली अपने आपका रीजन डी मतलब रीजन बचने का रीजन जो है वही खत्म कर दिया। एंड फिर होना भी वही था कि जब आप ब्रिटेन के अगेंस्ट जाओगे जो सुप्रीम नेवल पावर थी उस जमाने की, तो उसके सामने आप नहीं टिक पाओगे। इवन नेपोलियन हैड टू बो इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटेन बिकॉज ऑफ द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटेन दिस पीरियड ऑफ टाइम। एंड अल्टीमेटली दे हैड टू सोल्ड ऑल द कॉलोनीज एंड गो बैक। एंड ये सेल करने के पीछे का रीजन भी वही था कि यूरोपियन कंडीशन जो इस पीरियड ऑफ टाइम में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये वही वाला पीरियड है जब बेसिकली इनिशियल पीरियड पे प्रूशिया के अंडर जर्मन यूनिफिकेशन हो रहा था। एंड प्रूशिया के अंडर जो जर्मन यूनिफिकेशन हो रहा था उसका डायरेक्ट लॉस डेनमार्क को ही होने वाला था बहुत ही जल्दी। 1861 में ऑट्टो वन बिस्मार्क जर्मनी में आने वाला था, एंड ऑट्टो वन बिस्मार्क देयर आफ्टर वॉज गोइंग टू कैरी आउट सिग्निफिकेंट एनहाइलेशन ऑफ द डेनमार्क। तो डेनमार्क का कंट्री या फिर उनका जो सर्वाइवल जो है वही इसके बाद जो पूरा का पूरा डेंजर में आ गया, कोलैप्स में आ गया,
जिसके चक्कर में उन्होंने नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड अपनी बहुत सारी फैक्ट्री बंद कर दी ताकि वो पैसा कमा पाए, एंड पैसा कमाने के बाद जर्मनी के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करे। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द डेन्स। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि अगर हम लोग ये सारी कंपनीज की बात करें तो पोर्तुगीज के बाद में डच, उसके बाद में ब्रिटिश, फिर डैनिश एंड देयरआफ्टर फ्रांस। एंड ये पांचों कंपनी में व्हाई इट वाज ओनली ब्रिटेन एंड व्हाई इट वाज ओनली फ्रांस जिन्होंने अल्टीमेटली मिलके इंडिया में जो है बेसिकली अपना पावर बनाने का ट्राई किया। बट अल्टीमेटली ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के अगेंस्ट लॉकर हेड में भी चली गई, जिसमें फ्रांस हारे एंड ब्रिटेन जीता। एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1760 ब्रिटेन रिमेन द सोल सुपर पावर इन आवर कंट्री। 1760 तक ब्रिटेन सोल सुपर पावर थी। इसके कुछ रीजन अभी हमने देखे कि पोर्तुगीज इस पीरियड में क्या कर रहा था, डच इस पीरियड में क्या कर रहे थे, डैन्स इस पीरियड में क्या कर रहे थे। तो ऑब्वियसली दो जो इंपॉर्टेंट राइवल थे अब वो क्या कर रहे थे, दैट इज स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी इन बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, या फिर ब्रिटेन फ्रांस स्ट्रगल। ये हम लोग बेसिकली कल बात करेंगे एंड कल देखेंगे कि व्हाई ओनली ब्रिटेन जो है अल्टीमेटली रिमेन सक्सेसफुल। एंड वो होने के बाद will come to the 18th century India, that is decline of Mughal and thereafter indigenous condition and thereafter successor rebel state and thereafter conquest of the British East India Company in our country। तो अब रफ फ्लो जो है वही रहेगा। बट आज के लिए फिर इतना ही। अगेन जाने से पहले एज यू नो आई एम द फैकल्टी ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल ओवर हियर एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू बैच, और वी हैव ऑलरेडी, राइट। तो ये 17 जुलाई को ही लॉन्च हो चुका है। बट एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशंस ऑल्सो कि कम से कम 7 to 8 जो मेरे ओरिएंटेशन सेशन ही चलेंगे। ये ओरिएंटेशन सेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं। इवन जो मैंने अभी ओपन सेशन जो करके रखे हैं वो सारे ओपन सेशन में मैंने जो चालू किया था वो पहला सेशन ओरिएंटेशन ही था। पेड बैचेस में तो ऑब्वियसली ओरिएंटेशन ज़्यादा होते हैं। एंड टॉकिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल, तो 7 to 8 ओरिएंटेशन सेशन विल गिव यू थोरो आइडिया ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल, वॉट यू हैव टू डू इन हिस्ट्री ऑप्शनल, वॉट यू शुड नॉट बी डूइंग इन द हिस्ट्री ऑप्शनल। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ लेट टिल नाउ, भले ही 17 जुलाई से हमने चालू किया है। एक्चुअल लेक्चर जो वो 27 जुलाई ऑनवर्ड ही हम लोग इसके चालू करने वाले हैं। तब तक ओरिएंटेशन ही चलेंगे। तो इफ़ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड गाइस, इट इज स्टिल नॉट अ लेट। आई होप टू सी यू इन द क्लास वेरी सून। एंड टॉकिंग ऑफ द एंटायर बैच इटसेल्फ, देन इसमें हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज दोनों का एक्सेल जो आपको देके रखा है। फाउंडेशन में वी आर गोइंग टू कवर एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड इन इलैबोरेट मैनर। Roughly 140 to 160 lecture I am going to take, 35 to 40 lecture each for ancient, medieval, modern India and modern world। And फिर इसमें I am going to provide you with the 3 kind of the content, that is crux material। ये crux material हमारे पूरे प्रोग्राम का soul is something that I consider। soul in the sense that कि यही crux material अगर आप elaborately पढ़ोगे फिर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल में और कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक आपको मिल जाएगा। ये कंटेंट मैंने पढ़ा था मेरे पढ़ाई के टाइम पे, एंड आई हैव गॉट 300+ मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल बाय माई सेल्फ। तो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा ही करेगा। दूसरा जो है, सारे लेक्चर पीपीटी ड्रिवन होते हैं हमारे, और पीपीटी ड्रिवन लेक्चर जो है वो हिस्ट्री में तो प्रिसाइजली मैटर करते हैं। यहाँ पे मैं पीपीटी बंद करके भी आपको पढ़ा सकता हूँ, बट उसमें जो है बेसिकली कभी भी कोहेरेंसी नहीं आ सकती। एंड कोहेरेंसी नहीं आने के साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है एज अ बेसिकली फैकल्टी जो है वो हम लोग लेक्चर में जो है स्किप भी करवा देते हैं अगर हमारे सामने पीपीटी नहीं है। तो दैट्स वो चीज़ मैं मेरे लेक्चर में नहीं करवाता। एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम गोइंग टू गिव यू डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो ये पीपीटी का एक्सेस भी आपके साथ रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अ हैंड रिटन नोट। हैंड रिटन नोट जो है बेसिकली रनिंग नोट होते हैं अपने क्लास के, एंड ये रनिंग नोट जो है वो आपको इलेबोरेट वे में हेल्प करेंगे। किसके लिए हेल्प करेंगे? तो ये इसके लिए हेल्प करेंगे कि बेसिकली जो भी आपने पूरे हफ्ते भर में पढ़ा है वो आपका क्या होगा, रिवाइज भी हो जाएगा। एंड लेक्चर में जो मैं को बता रहा हूँ उसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी स्किप भी नहीं होगी। तो क्रिस्प नोट है तो रिवीजन भी हो जाएगी। एंड आफ्टर सिंस दे आर वेटेड बाय मी, मैं ही चेक करके उसको आपको देता हूँ, तो कोई इंपॉर्टेंट डाटा जो क्रूशियल डाटा लेक्चर का वो आपका मिस भी नहीं होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब तो 12 टेस्ट सीरीज इसमें एडेड है। 12 टेस्ट सीरीज में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सारे पर्टिकुलर ये जो है टेस्ट है उसका डिस्कशन जो आई एम गोइंग टू कंडक्ट, एंड डिस्कशन के साथ साथ आपको मैं इलेबोरेट मॉडल आंसर भी दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वी आर गिविंग एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट ऑफ 15,999 इफ यू यूज माई कोड SN Live। सो हरी अप गाइज, आई होप टू सी यू इन द क्लास। इफ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड देन जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो। इफ यू आर नॉट देन यू मस्ट बी हैविंग कोई ना कोई तो हिस्ट्री ऑप्शनल का फ्रेंड, देन स्प्रेड द वर्ड दैट न्यू बैच इज बेसिकली गेटिंग लॉन्च। एंड अगेन जाने से पहले
300 प्लस का जो मार्कशीट है, जो बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं दिखाओ दिखाओ, तो दिस इज फॉर देम। 2018 का ही है, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि 2018 ऑनवर्ड यूपीसी ने ही मार्कशीट जो डिस्क्लोज करने चालू कर दिए इंटरव्यू रिटर्न कैंडिडेट के। सो यू कैन सी दिस मार्कशीट in our UPSC website. So that will be it from my side guys. अगर कोई भी डाउट रहेगा from this particular session then feel free to reach out to me on the Instagram channel, and फिर ये PPT जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। मॉडर्न NCERT जो है बिपिन चंद्रा का, उसका क्रक्स एज आई टोल्ड यू कल या फिर परसों तक आई विल अपलोड। पहले 4 या 5 चैप्टर जो है इकट्ठा ही एक साथ ही आई विल अपलोड, तो उसका भी थोड़ा सा फायदा उठा लेना, एक बार ऊपर से देख लो, देखने में हर्जी क्या। बिपिन चंद्रा एज आई टोल्ड यू इज अ वेरी गुड बुक, बस वहाँ सब सवाल नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं बुक बेस्ड सीरीज जो वो नहीं करना चाहता। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके, तो विल मीट अगेन टुमारो सेम टाइम 2:30 इट इज नाउ अपेरेंटली। पहले 2 बजे का था बट अब 2:30 बजे का टाइम इन्होंने कर दिया, तो 2:30 बजे वी विल मीट अगेन, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू लुक इनटू द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। तो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल दैट इज 3 एंग्लो फ्रेंच वॉरफेयर, ये वॉरफेयर फ्रेंच ने चालू क्यों किए, देयर आफ्टर ड्यूप्लेक्स का इसमें रोल क्या था, इसमें फ्रेंच हारे क्यों, एंड ब्रिटिशर्स ने इसमें से क्या सीखा, एंड अल्टीमेटली इंडिया के लिए ये लॉसफुल एक्टिविटी कैसे साबित हुई। तो ये सारी चीज़ें जो कल करेंगे। तो विल मीट अगेन गाइस टुमारो 2:30, एंड अगेन जाने से पहले विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस PPT on the Telegram channel of us. Okay, so thank you so much guys. I'll be stopping the session now. Thank you so much.